दोस्तों यह इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। इस सीरीज के टोटल 2 सीजन थे जो कि इंग्लिश में थे। मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके 21 पार्ट में दिखाए हैं। इसका सीजन 3 अभी तक नहीं आया है, यानी कि कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है। दोस्तों बात ऐसी है कि अच्छी सीरीज और फिल्में बहुत कम बनाई जाती हैं। इसका पहला सीजन 1 साल पहले रिलीज हुआ था। हमने तब एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने इंतजार किया और इन दिनों दिखाने के लिए यही एक इंटरेस्टिंग सीरीज लगी मुझे। जैसे ही सीजन 3 आएगा हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों आपको इससे जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट मिलने वाली है, तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपके प्यार की और आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों मूवी को एक्सप्लेन करने में, उसकी स्क्रिप्ट लिखने में काफी टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। इसलिए दोस्तों मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हुआ ये कि बॉयट और कैनी ने उस राक्षस की लाश पर कीड़े देख लिए, जो बाद में तो गायब हो गए, मगर अब पूरे टाउन में उनकी आवाजें आ रही हैं। बॉयट और कैनी उस राक्षस की लाश को जलाने के बाद टाउन में आते हैं। रेजी नामक एक लड़का जिसके कपड़े खून से खराब थे, वो चीखते और चिल्लाते हुए बाहर निकलता है कि मेरी मदद करो। बॉयट और कैनी जब उसके साथ घर के अंदर आते हैं, रेजी उनको समझाता है कि मेरी पत्नी आज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसे एकदम से कुछ हो गया। बार बार वो एक ही बात दोहराए जा रही थी। देखते ही देखते किसी चीज ने उसके शरीर को फाड़ दिया। मैं उसे नहीं बचा पाया। रेजी बहुत रोता है। बॉयट और कैनी जब उसकी पत्नी की लाश देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे काफी बेदर्दी से मारा गया था। बॉयट रेजी से पूछता है कि मरने से पहले इसने क्या कहा। रोते हुए बीजी कहता है कि मुझे सही से कुछ याद नहीं, मगर वो कह रही थी कि दे टच, दे ब्रेक, दे स्टील एंड नो वन इज फ्री। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप इस कहानी को सही से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस एपिसोड जरूर देख लें, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दे टच, दे ब्रेक, दे स्टील एंड नो वन इज फ्री, ये वही लाइनें हैं जो कैनी को उसके सपने में सुनाई दी थी। अब डरने वाली बात यह है कि दिन के समय भी लोग मरने लग जाते हैं। टाउन के लोगों को भी इस बारे में कुछ पता चल चुका था। वो रेजी के घर के सामने खड़े थे। बॉयट बाहर आता है। ईथन और जूली भी वहाँ थे। बॉयट ईथन से कहता है कि बेटा तुम घर जाओ, जूली कुछ देर यहीं पर रहेगी। बॉयट जूली से कहता है कि आज रात हम सबको सोना नहीं है, ये सभी को बता दो, एक दूसरे का ख्याल रखना। हमारा सामना एक नई चीज से हुआ है जो दिन के समय भी लोगों को मार सकता है। जूली कहती है कि मेरे पिता यहाँ नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि आज रात वो गाड़ी में बिताने वाले हैं। बॉयट कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, उसे लेने मैं खुद जाऊंगा, तुम सब घरों में जाओ। अब सीन दिखाया जाता है जिम का। जिम आज रात गाड़ी में सोने वाला था, वो भी रैंडल के साथ, क्योंकि दोनों को इस जगह को लेकर डाउट था। मगर रैंडल ने डोना को एक पेड़ से बांध दिया था। रैंडल को लगता है कि डोना भी उन लोगों से मिली हुई है जो इस जगह को चलाते हैं। रैंडल का ये शक यकीन में तब बदल गया जब डोना, कैनी और बॉयट जब उस राक्षस की लाश को ले जा रहे थे। जिम ये सब देखता है तो वह रैंडल पर गुस्सा करता है और डोना से माफी भी मांगता है, मगर रैंडल कहता है कि इससे माफी मत मांगो, मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा। जिम डोना से पूछता है कि बताओ वो चीज क्या थी, क्या वो खराब हो चुकी थी, वह किसी तरह का रोबोट था, तुम लोग उसे छुपकर क्यों ले जा रहे थे जिससे कि तुम लोग पकड़े ना जाओ। डोना कहती है जिम से कि तुम पागल हो। जिम डोना को खोलने की कोशिश करता है, रैंडल ये होने नहीं देता। रैंडल जिम से कहता है कि मुझे तो तुम पर भी शक है, मैं कैसे मान लूं कि तुम भी इन सब का हिस्सा नहीं हो। जिम उसे जवाब देता है कि मुझ पर पूरा का पूरा घर गिर गया था गधे। शाम होने वाली थी और डोना अच्छी तरह से जानती थी कि शाम होते ही वो चीज बाहर आ जाएंगी। ठीक उसी समय बॉयट पहुंच जाता है और गोली भी चलाता है। रैंडल अपना चाकू फेंक देता है, मगर देर हो चुकी थी। ये लोग टाउन वापस नहीं जा सकते थे, इसलिए मजबूरन इन्हें जिम की गाड़ी में ही रात बितानी पड़ी। रैंडल जिम से कह रहा था ये सब असली नहीं है, क्या तुम अभी भी इन पर विश्वास करते हो। जब हम सवाल जवाब कर रहे थे तभी ये बॉयट यहाँ पर पहुंचा। अगर तुम्हारे परिवार के साथ कुछ हुआ तो जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। जिम उससे झगड़ा करने लगा, इसलिए बॉयट रैंडल के हाथ बांध देता है। रात हो चुकी थी। राक्षस उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। बॉयट वो येलो लिक्विड को बुलेट्स पे लगा रहा था। तभी एक अजीब सी बात होती है, सभी राक्षस एक जगह रुक जाते हैं। डोना भी हैरान थी और बॉयट भी, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये राक्षस कभी एक साथ रुकते नहीं, इन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। डोना कहती है क्यों ना तुम गन रैंडल को दो, वो बाहर जाकर मालूम भी हो जाएगा इसे कि यह राक्षस असली है या नहीं। बॉयट उसे गन देने वाला था, तभी इन्हें गाड़ी के नीचे से कुछ महसूस होता है। रैंडल डर जाता है, विंडो तोड़कर वो तो भाग गया। बाकी सब भी भागने लगे, सिर्फ बॉयट अंदर रहता है। उसे अपनी पत्नी एवी नजर आने लगी। जाहिर सी बात है यह उसकी पत्नी नहीं थी, मगर यही वो एंटिटी है जो इस जगह को कंट्रोल करती है। बॉयट गाड़ी से निकल जाता है ताकि सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे।
ताकि सभी कॉलोनी हाउस जल्द से जल्द पहुंच जाएं। रेंडल पहले ही भाग चुका था, इसलिए वो इनके साथ नहीं था। वो जंगल में था जहां उस पर वो कीड़े हमला करते हैं और उसके मुंह में चले जाते हैं। वहां टाउन में सभी लोगों को अच्छी तरह से बताया गया था कि आज रात सोना नहीं है क्योंकि सबको खतरा है। जिम का परिवार एली के यहाँ था। सहरा पुलिस स्टेशन में थी। सभी लोग अपने घर में थे और बाकी के कॉलोनी हाउस में। जूली और ईथन को जिम की फिक्र थी। कैनी और सहरा पुलिस स्टेशन में थे। कैनी को सहरा से नफरत भी थी, इसलिए क्योंकि सहरा की वजह से ही उसके पिता की मौत हो गई थी। सहरा उसे एक बात बताती है कि जब मेरा भाई छोटा था वो कीड़ों को मॉन्स्टर्स मानता था, यही उसका डर था। मुझे लगता है कि जो भी लोग यहाँ मर जाते हैं उनका डर असली रूप ले लेता है। शायद ये कीड़े मेरे भाई नेतन के मॉन्स्टर्स हैं। शायद यह सेरा की धीरी सही हो, मगर अभी इस बात पे शक है। इस टाउन में कभी खत्म ना होने वाली सड़क और वो राक्षस और वो अजीब अजीब सी चीजें, ये उन मरे हुए लोगों का डर है जो यहाँ आए और मर गए और धीमे धीमे ये जगह आहिस्ता आहिस्ता नरक बन गई। फिर अभी कुछ नहीं कह सकते कि असली कहानी है क्या। कॉलोनी हाउस में रिजी पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कहता है कि हमें सोना नहीं है, वो ताबीज हमें नहीं बचा सकती, सभी मरने वाले हैं। फातिमा और जेड उसे शांत करते हैं। क्रिस्टी मैरियल को लिए कॉलोनी हाउस में आई। मैरियल बीमार है, उसे रूम में रखा गया था। वहाँ डेविटर और जेड विक्टर के उन ड्राइंग्स को देख रहे थे। जेड और डेविटर उस तलाश में लगे थे कि वो जान सके कि आखिर यह जगह है क्या, कैसे काम करती है। जेड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो हर चीज को साइंस की नजर से देखता था। यहाँ की ये खतरनाक बातें साइंस से परे थी, इसलिए वो धीरे धीरे पागल हो रहा था। उस ड्राइंग्स में वो सिंबल और वह सोल्जर था जिसे देखकर जेड डर गया। उसमें एक टावर की ड्राइंग भी थी। डेविटर जेड से कहती है कि जब मैं अपने घर में खुदाई कर रही थी उन दिनों मुझे एक सपना आया था, मैं ऐसे ही उस टावर में फंसी थी। मुझे बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थी। विक्टर ने कहा कि उसकी माँ ने पता लगा लिया था, अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो टावर में जाना होगा और बच्चों को बचाना होगा। तभी कॉलोनी हाउस में मैरियल को कुछ हो गया। वो चिल्लाने लगी। वो अपने कमरे से बाहर जाना चाहती थी। क्रिस्टी आती है और उसे शांत करती है। मैरियल बार बार कह रही थी यहाँ कुछ है और मुझे यहाँ से निकलना होगा। पुलिस स्टेशन में सहरा कैनी से माफी मांगने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर कैनी के दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। सहरा तंग आ जाती है और कहती है कि हर कोई यही चाहता है कि ना मैं मर जाऊं, चलो मैं खुद ही अपनी किस्मत का फैसला करती हूँ। वो एक गन लेती है और रिवॉल्वर में 3 गोलियां रखती है और एक जगह खाली छोड़ देती है। कैनी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर सहरा उसे धमकाती है। फिर वो अपने सर पर बंदूक रखती है और ट्रिगर दबाती है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे वीडियो डालता हूं जो कि आप कहीं भी और किसी के भी साथ यानी कि अपनी फैमिली के भी साथ देख सकते हैं। तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आगे इस सीरीज के और भी पार्ट्स आने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। फिर वो अपने सर पर बंदूक रखती है और ट्रिगर दबाती है, मगर गोली नहीं चलती। इसका मतलब कि यह जगह सहरा को मारना नहीं चाहती। कुछ देर बाद मैरियल को बेड से बांध दिया जाता है। तभी कीड़े आते हैं और उसके मुंह में चले जाते हैं। जिस तरह रेंडल पर उन्होंने हमला किया था उसी तरह इसके साथ भी ऐसा ही होता है और वह बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी उसकी मदद के लिए लोग आते हैं, लेकिन मैरियल की आंखें सफेद हो चुकी थी। वहाँ जूली के साथ भी ऐसा ही होने लगा। असल में ये कीड़े हर किसी को नजर नहीं आते, जिनको नजर आते हैं ये उन्हीं पर हमला करते हैं। ये कीड़ों के 3 शिकार बन गए, रेंडल, जूली और मैरियल। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं और परेशान भी हैं। यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके बाद लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। लास्ट एपिसोड में बताया जाता है कि कल रात जूली, मैरियल और रेंडल इन तीनों पर उन कीड़ों ने हमला कर दिया। कुछ को ये नजर आते हैं और कुछ को नहीं। बॉयट ने बहुत कोशिश की कि लोग बचे रहें और सुरक्षित रहें और सबको ना सोने का भी कहा था, लेकिन फिर भी ये सब हुआ। ये लोग अब पूरी तरह से बेहोश हैं और वहाँ बहुत से लोग परेशान भी हैं और लोगों को लग रहा था कि अगली बारी शायद उनकी है। तभी क्रिस्टी आती है जूली को देखने। बॉयट वहाँ पर परेशान खड़ा था। कैनी उससे बात करना चाहता था, मगर बॉयट उसकी बात काटता है। कहता है कि जाओ, क्रिस्टी को शायद तुम्हारी जरूरत हो। विक्टर और एली ईथन को लिए डाइनर में गए थे। बॉयट घर से गुस्से में बाहर निकलता है। बाहर ही जेड बैठा था। वो भी दुखी था कि जूली के साथ ऐसा हुआ। बॉयट कहता है कि हम इस जगह के बारे में बहुत कम जानते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि हम किसी किताब को बीच से पढ़ना शुरू कर दें। बस अब एक ही तरीका है कि हम 2 घटनाओं को एक साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएं, तो शायद हम कुछ जान पाएं। ये सुनकर बॉयट के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह क्या है ये हम आगे जानेंगे, क्योंकि रात गुजर गई और रेंडल का कुछ अता पता नहीं। जो भी उसने किया उसके बावजूद डोना रेंडल और जेड को लिए उसे ढूंढने आती है ताकि वो उसे ढूंढ सके। डेल कहता है कि वह एक गधा है, फिर हम उसे क्यों ढूंढे। डोना कहती है कि तुम भी उसी की तरह हो और कहती है कि तुम दोनों को यहाँ अकेले छोड़ने में ही भलाई है। एल्जिन नामी लड़के को बहुत सपने आते हैं क्योंकि उसने बहुत पहले ही ये सपने देखे थे टाउन में आने से पहले, और एल्जिन को वो सपने फिर से याद आने लगते हैं। तभी रेंडल उन लोगों को मिल जाता है।
उसको लेकर ये लोग कॉलोनी हाउस में आते हैं, पर बार बार ये बीमार लोग चिल्लाते थे, वो भी एक साथ। एल्जिन ने जब अपने सपनों के बारे में बात की और वो लाइंस उन्हें मिलाकर एंजेलिना ने ये बताया कि यह एक नर्सरी राइम है जो कि मेरी माँ बचपन में मुझे सुनाया करती थी। वो कुछ इस तरह थी कि इसमें 3 लोगों का जिक्र था, म्यूजिक को बंद करने का भी। देखा जाए तो बॉयड को काफी समय से एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है, यानी कि अब 3 लोग बीमार हो चुके हैं। चैड ने एक बात कही थी कि 2 अलग घटनाओं के बीच अगर कुछ बातें एक सी हों तो वहाँ से पता चल सकता है। बॉयड और केनी सहरा को लिए जंगल में आते हैं और जंगल में सहरा को बॉयड उस जगह ले आता है जहाँ उसे वो इमारत दिखी थी जिसमें मार्टिन नामी वो बूढ़ा शख्स था। वो जगह अचानक से बदल गई थी। बॉयड को अपने लोगों की परवाह थी, उसे उम्मीद थी शायद कि सहरा को कुछ यहाँ मिल जाए। सहरा को वहाँ लाया जाता है। जैसे ही बॉयड अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, सहरा कहती है कि मुझे वो आवाज सुनाई दे रही है। वह एक जगह के पास इशारा करती है कि यहाँ पर वो म्यूजिक बॉक्स पड़ा है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसके बाद सहरा चिल्लाने लगी, कहती है कि वो लोग बहुत तकलीफ में हैं, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यहाँ तक कि सहरा को भी कुछ होने लगा। उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। बॉयड और केनी उसे वहाँ से ले जाने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी हालत कुछ ठीक हो जाती है। बॉयड और केनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सहरा बस वार्निंग दिए जा रही थी, कहती है कि और लोगों के साथ भी कुछ ऐसा होगा, कुछ लोग मर जाएंगे। वो केनी से कहती है कि तुम्हारे जख्म के बारे में मैं अब जानती हूँ। बाहर टाउन में दिखाया जाता है कि डेविटर अपने पति से बात करती है। जिम ने अब बात कर ली थी कि वो इस जगह के बारे में अब कुछ नहीं सोचता और ना कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है। डेविटर कहती है कि मुझे कुछ मिला है, मैं जानती हूँ कि विक्टर की माँ ने विक्टर को बताया था कि उस टावर पर जाकर बच्चों को बचाया जा सके तो शायद हम लोग और सब लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। वह जिम को समझाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि देखो मैं कोशिश करना चाहती हूँ, हम अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकते, मुझे कोशिश करने दो। जिम उसे फोर्स नहीं करता और उसकी बात मान लेता है। डेविटर विक्टर के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ये टावर कहाँ है? विक्टर कहता है कि नहीं, बट हाँ मुझे वहाँ जाने का रास्ता जरूर मालूम है। हमें उस पेड़ के पास जाना होगा जहाँ पर बोटल्स लटक रहे हैं। फिर ना चाहते हुए भी जिम डेविटर की बात मान लेता है, क्योंकि ये लोग अब मुश्किल में थे और एक बच्चा इन्होंने पहले ही खो दिया था। फिर चैट दिखाया जाता है कि वह उस पब में था और खाली बोटल्स को तोड़ रहा था। फिर उसे टॉम नजर आता है, मगर इस बार जेट को हैरानी नहीं होती। वह पूछता है कि तुम तो मर गए हो ना? टॉम जवाब देता है कि हाँ तुम जानते हो। फिर क्यों पूछा? ऐसा लग रहा था कि यह सब जेट के माइंड में बनाया हुआ था, कि टॉम जेट को इस बात के लिए मजबूर कर रहा था कि वो उन सिंबल्स के बारे में मालूम करे, और वो मालूम करने के लिए उसे उन गुफाओं में जाना होगा। जेट नहीं जाना चाहता था, लेकिन अंत में वह जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि काफी लोग खतरे में थे। वह एक रस्सी लेता है और गुफा के बाहर वह बांध देता है ताकि उसे निकलने का रास्ता मालूम हो। वो उन गुफाओं में काफी अंदर तक गया। वह एक खाली जगह में पहुंच गया। फिर उसे दिखाई दिए कुछ बच्चे जो डेविटर को भी नजर आते हैं। वो बच्चे पत्थरों पर पड़े थे, ऊपर की तरफ देख रहे थे और बस एक शब्द को बार बार दोहरा रहे थे। जेट जब ऊपर देखता है तो उससे वहाँ वह सिंबल नजर आया और कुछ देर बाद वहाँ से सब गायब। और हम लोगों के लिए यह कहानी और भी कंफ्यूजन बन गई कि इन सब का क्या मतलब है। बॉयड बहुत ही ज्यादा परेशान था। वह चर्च जाता है और भगवान से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐसा महसूस क्यों करवाया कि मैं सभी लोगों की रक्षा कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, सब ठीक कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर डोना आती है और बॉयड से कहती है कि ये मुश्किल हालात में हार बिल्कुल मत मानना। आज तुम कॉलोनी हाउस आओ, तुम्हारे बेटे की शादी है। खुशी के ये पल बहुत कम देखने को मिलते हैं। बॉयड कॉलोनी हाउस आता है। एलिस और फातिमा की शादी हो जाती है। बॉयड उन्हें गले से लगाता है और उसे पता है कि आगे अब क्या करना है। डोना ने अपने एक साथी से कह दिया था कि कॉलोनी हाउस से अपने सारे हथियार ले जाओ। जब वह हथियारों को कहीं ले जा रहा था तभी रिजी उसके पीछे आता है और उसे वह मार देता है और वहाँ से गन चुरा कर ले जाता है। याद है जब बॉयड उस इमारत में गया था और वहाँ से एक मिसाल ले आया था। निकलने के बाद वह उसी कंटेनर में आया जहाँ डेविटर और जिम छिपे थे। बॉयड उस मिसाल को लेता है, मगर उसका सामना रिजी से हुआ। रिजी कहता है कि बॉयड वो तुम ही थे जो उस बीमारी को यहाँ ले आए, इस वजह से मेरी पत्नी मर गई, मुझे माफ करना। और इसी के साथ वह बॉयड को शूट करता है। दोस्तों वीडियो कंटिन्यू है। अगर आप मेरी मेहनत को दिल से सपोर्ट करते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बॉयड का कंधा जख्मी हो गया। वह गन निकालता है और रिजी को मार देता है। अंत में बॉयड उसी खंडर में चला गया। जैसे ही वह मसाल को आग लगाता है वह उस जगह पहुंच गया जहां वो पहले भी आ चुका था। वह उस म्यूजिक बॉक्स को देखता है और फिर देखता है उन 3 लोगों को, जूली, मैरियल और रैंडल। उन्हें वहां कैद किया गया था। शायद ये उनकी आत्माएं थी। मार्टिन का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। बॉयड उन्हें बचाना चाहता था। तभी उसे एबी यानी कि उसकी पत्नी उसे नजर आती है। वो बॉयड से कहती है कि तुम एक हीरो बनना चाहते हो,
मगर ऐसा नहीं होगा। अगर तुम आज इन लोगों को बचा लोगे तो ये कल मरेंगे। यह जगह तुम्हारे दुख दर्द पर नहीं जीती। जब ये तुम्हें उम्मीद देती है और ये उम्मीद टूट जाती है, अगर आज तुम इन लोगों को बचा लोगे तो ये कल मरेंगे। यह जगह तुम्हारे दुख दर्द पर नहीं चलती। और बॉयड उसकी एक भी बात नहीं सुनता। बॉयड उस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ देता है। ऐसा करते ही जूली, मेरियल और रेंडल ठीक हो जाते हैं। मगर कब तक, ये कौन जाने। अब चलते हैं विक्टर और डेविटर के पास। विक्टर डेविटर को उसी पेड़ के पास ले आता है और बताता है कि जंगल में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मेरी माँ ने कहा था कि यह जगह खास है। ये पेड़ आपको टावर में ले जाएगा। तुम्हें इसके अंदर जाना होगा। डेविटर पूछती है कि तुम्हारी माँ ने और भी कुछ बताया था? उन बच्चों को बचाना कैसे है? इस पर विक्टर कहता है कि बस मुझे इतना ही याद था। डेविटर पूछती है कि इस पेड़ के अंदर जाने से मुझे दर्द तो नहीं होगा? मगर विक्टर बताता है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम दरवाजे से जाते हैं। जाने से पहले विक्टर उसे अपना लंच बॉक्स देता है और कहता है कि मैंने इसमें कुछ खाना रखा है, तुम अपना ख्याल रखना। डेविटर उसे गले से लगा लेती है और उस पेड़ के अंदर चली जाती है। ऐसा करते ही वो एक अलग सी जगह पर पहुंच जाती है। डेविटर उस टावर के करीब थी। जैसे ही डेविटर उस टावर के अंदर गई, उसे अपना सपना याद आने लगा। ऊपर पहुंचकर उसे वही लड़का नजर आया जो शुरू से इस कहानी में किसी न किसी को नजर आता था। डेविटर ऊपर की मंजिल पर थी। वो लड़का पहले तो डेविटर से माफी मांगता है और फिर कहता है कि यही एक रास्ता है। उसके बाद वह अचानक से डेविटर को धक्का दे देता है। वो टावर से नीचे गिर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डेविटर की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, मगर वो उस जगह से निकल आई थी। नर्स उससे कहती है कि 3 दिन पहले तुम कुछ लोगों को मिली, उस सड़क के किनारे बेहोश पड़ी थी। क्या तुम्हें कुछ याद है? मगर डेविटर असली दुनिया में आ चुकी है। यह जानकर वो उदास हो गई क्योंकि अब उस जगह को ढूंढना नामुमकिन है। मगर डेविटर का परिवार वहाँ है। अब डेविटर उस टाउन से निकल आई है। आगे वह क्या करेगी और टाउन वाले क्या करेंगे, इन सब का मतलब क्या है, यहीं पर होता है इस सीरीज का अंत। दोस्तों, कुछ पता नहीं कि सीजन 3 कब रिलीज होगा। अभी तक ये सीरीज यहीं पर रुकी है। आप लोग ज्यादा इंतजार ना करें। जैसे ही इस सीरीज का सीजन 3 आएगा, हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर और भी अच्छी सीरीज लेकर आने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपको अपने दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।